ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मार्केट के महारथी लेकर हम हाजिर हैं और निफ्टी की गिरावट फिर थोड़ी सी और बढ़ गई है और अब जो कमजोरी है वो 100 अंकों से थोड़ी सी ज्यादा की है। 25,000 के बहुत ही क्रूशल मुहाने पर आकर निफ्टी खड़ा है इस वक्त। और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट थोड़ी सी और शार्प हो गई है। 450 अंक गिर के अब 56,400 के भी नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और जो मार्केट ब्रेथ शुरुआत में हम देख रहे थे कि पॉजिटिव थी, वो हो गई है नेगेटिव, क्योंकि 950 शेयर मजबूत हैं और करीब 1550 शेयर इस वक्त कर रहे हैं गिरावट के साथ कारोबार। विप्रो सपोर्ट देने का काम तो कर रहा है, लेकिन विप्रो को किसी और शेयर से उतना ज्यादा हम समर्थन मिलते हुए देख नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए एक्सिस बैंक करीब 4% नीचे है, कोटक बैंक में 1.25% के आसपास की गिरावट है। कुछ आईटी शेयर, टेक महिंद्रा कल भी कमजोर था, आज भी हम कमजोरी देख रहे हैं करीब 1.25% के आसपास की। और इसके अलावा रिलायंस में भी जो शुरुआती जो थोड़ी सी तेजी थी ना, रिलायंस ने वो तेजी गंवा दी है। तो ये है बाजार की तस्वीर। तो अर्निंग सीजन की वीक शुरुआत हुई है, ट्रेड डील को लेकर कोई पॉजिटिव खबर आई नहीं। एफआईज लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं। और अगर आप जुलाई में नेट देखेंगे तो करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग एफआईज की तरफ से हो चुकी है। तो बाजार की यहां से दिशा क्या होगी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको पैसे कहां पर लगाने हैं, और अगर आपको बाजार के इतर अगर म्यूचुअल फंड का रास्ता लेना हो तो फिर आपको कैसे प्लानिंग करनी है, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मार्केट के महारथी के तौर पर आज जुड़ गए हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के इक्विटी के सीआईओ योगेश पाटिल। योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो संदेश पर, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। योगेश जी, सबसे पहले बाजार की दिशा के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। अप्रैल के निचले स्तर से हमने देखा कि निफ्टी ने करीब 15% जोड़े, लेकिन थोड़ा सा ना बाजार फंसता हुआ दिख रहा है। आप जरा बताएंगे कि यहां से बाजार की दिशा आपको कैसी लग रही है, या फिर आप अर्निंग सीजन आधा कम से कम बीत जाए उसके बाद कोई व्यू बनाएंगे? देखिए, अर्निंग सीजन के पहले हमेशा ऐसा होता है, मार्केट काफी थोड़ा सा 1 डेढ़ महीने में चल चुका है बॉटम से। लेकिन हमें ये देखना है कि जो काफी सारे वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई है नहीं है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, ट्रेड से अनसर्टनिटी है, उसके चक्कर में काफी सारे जो आईटी बिजनेस है लिस्ट है कि उन पे थोड़ा सा प्रेशर है। वहां पे रिजल्ट नतीजे भी जो भी है वो एक मतलब उस सेम ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं, उसके उसके रिलेटेड ठीक ही आ रहे हैं, बैंकिंग में भी ठीक ही आ रहे हैं। पर हमें देखना है कि मेजर कुछ आउटलुक चेंज हो रहा है तो उस पर बाजार को डायरेक्शन मिलेगी यहाँ पर। और पर ये मार्केट ये साल मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न्स लगी रहेंगे, पर ये सेक्टर स्पेसिफिक पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है। अभी तक ये इंडियन मार्केट जो है, या आप जीडीपी ग्रोथ देखेंगे थोड़ा सा स्लाइडली कंपेयर टू लास्ट 3 इयर्स स्लाइडली मूविंग टुवर्ड्स स्लगिश ग्रोथ, जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी हाई है, ग्रोथ कम है। तो यहाँ पे री रेटिंग इमीडिएटली हो सकती है, अगर कहीं पर आउटलुक मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से अर्निंग सेशन के, जैसा कि आपने कहा, कुछ दिनों बाद हमें रियलाइज होगा कि सेकंड हाफ कैसा रहेगा। बट हमें लगता है कि जैसे आरबीआई ने काफी लिक्विडिटी दी है सिस्टम में, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिवॉर्ड इफेक्ट आना चाहिए। बेहतर मानसून है और आपका रूरल इकोनॉमी में थोड़ा पिकअप दिख रहा है बेहतर फसलों के कारण। तो ये और कंजम्पशन में भी पिछले 3 साल से डिसअपॉइंटमेंट था, तो उसके चलते में हमें लगता है ये कुछ चीजें यहाँ से इंप्रूव हो सकती है। बट बाजार का जो डायरेक्शन है, दो चीजों के कारण वेट कर रहा है। ऑब्वियसली जो ग्लोबल इश्यूज है, कहाँ कहाँ जाके सेटल होते हैं। तीसरा, यहाँ से अर्निंग ग्रोथ कैसा रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक, ये कई जगह काफी कंफ्यूजन था। इसके लिए मार्केट उसको सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर अगर आप देखें कि वैल्यूएशन ऐसा कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। काफी सारी कंपनियां या लार्ज कैप देखेंगे अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे ही है, ऐसा कोई हायर वैल्यूएशन तो नहीं है। और हमने देखा है जब जब इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, सिस्टम में लिक्विडिटी आती है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमेशा स्टॉक मार्केट में या इकोनॉमी में दिखाई देता है, जो मुझे लगता है नेक्स्ट 2 क्वार्टर में वो दिखना चाहिए। जी बिल्कुल, सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति तो ज़रूर रहेगी, लेकिन एक बार बाजार की रुख करते हैं। गिरावट जो है भारी हुई है, निफ्टी 25,000 लेवल्स के नीचे आ गया है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो लगभग 45 शेयर्स आप कहेंगे लाल निशान में आ गए हैं, और जो है चौतरफा बिकवाली देखने मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है भारी गिरावट देखने मिला है। तो सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है, अब ब्रॉडर इंडिसेस में भी देखने मिल रहा है।
और निफ्टी का 25,000 का अंक जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जो है भारी गिरावट आ रही है और डिक्लाइंस के प्रति जो है ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स देखने मिले और वायदे बाजार में भी जो है इम्पैक्ट आ रहा है। डेज लो पे जो है ऑलमोस्ट 24,950 लेवल्स पे निफ्टी आ गया, 150 पॉइंट का कट यहाँ देखने मिल रहा है। और ड्रैगर्स की बात करें निफ्टी में तो यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग नेम्स ज़्यादातर जो है ड्रैग कर रहे हैं। एक्सिस बैंक 33 पॉइंट गिराए हैं, भारतीय एयरटेल, कोटक, HDFC और SBI सारे की ड्रैगर्स हैं जो निफ्टी को जो है गिरावट की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको निफ्टी बैंक में भी जो है 500 पॉइंट्स का जो है कट देखने मिल रहा है। योगेश सर, गुड मॉर्निंग। शरद हियर। आप देख रहे हैं वॉलेटिलिटी जो है अर्निंग्स के पहले बहुत दिखने मिल रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है। या तो आप देखेंगे कुछ सेक्टर्स में अपमूव आ रहा है या डिफेंसिव रहते हैं, वॉलेटाइल रहते हैं। आज के इतने वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन में भी फार्मा स्पेस में जो ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है हम देख सकते हैं कि मोमेंटम बनी हुई है। तो फार्मा एज अ लॉन्ग टर्म बेट, खास करके जिस तरह टैरिफ के इम्पोजिशंस आ सकते हैं कि नहीं, और एक डोमेस्टिक फेसिंग एंगल रहता है और एक रहता है एक्सपोर्ट फेसिंग एंगल। इस सेगमेंट में आप फार्मा स्पेस पे क्या देख रहे हैं और लंबे समय तक जो है यहाँ पे एक अपसाइकिल फार्मा में देखने मिल सकता है, और हाँ तो कौन से सेगमेंट्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए? CDMO, क्रैम्स? देखिए, फार्मा में काफ़ी हद तक पिटाई हो चुकी है। अगर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी इसीलिए कम है कि काफ़ी हद तक जो है स्टॉक्स में काफ़ी न्यूज़ फ्लो रहा है, इसकी वजह से ऊपर नीचे बहुत रहा है। बट मुझे लगता है कि एक जो भी लॉन्ग टर्म निवेशक है जो स्पेशली यूएस जेनरिक को जो टारगेट करता है, तो उसमें जैसे कि यूएस कई बार इंडिकेट किया कि टैरिफ लगाएंगे, इतना लगाएंगे, 50% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, बहुत सारी बातें आती है। इसीलिए इन्वेस्टर भी कंफ्यूज है और कंपनियां भी कंफ्यूज है कि कैपेक्स करना है कि नहीं करना है, और उनको यूएस स्ट्रेटेजी पे वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसमें ये जो एक्सपोर्ट बिजनेस में शायद टाइम लगेगा, बट ये कहना मुश्किल है कि यूएस वाकई में मैन्युफैक्चरिंग करेगा या नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पर कैपिटा जीडीपी यूएस का 80,000 के आसपास है और इंडिया का ऑलमोस्ट आपका 3,000 के आसपास है। तो वहां पे आपका लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट हमेशा रहेगी। इसके चलते में वो सारे ड्रग्स वहाँ अफोर्डेबल होनी चाहिए, तो मुझे उस पर डाउट है। हाँ, अगर डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल अच्छा है, ये कंटिन्यूस अपने नॉर्मल ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगा, नॉमिनल जीडीपी के आसपास, या भी जो भी सेक्टर ग्रोथ है। और जैसे कि हमने देखा है कि ओवरऑल हॉस्पिटल्स में या फिर ओवरऑल कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ओटीसी प्रोडक्ट में भी अच्छी ग्रोथ है, तो सिलेक्टिवली कंपनीज पे उनमें ठीक ठाक नॉमिनल ग्रोथ रहेगी। कोई मतलब कोई पॉजिटिव नेगेटिव सरप्राइज के हमें चांसेस कम लगते हैं। बट रही बात सीडीएमओ क्राइम्स में, यहाँ पे हमें लगता है कि शायद पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि इंक्रीमेंटल जो भी या सीडीएमओ या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च है, इसमें हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। और काफी कंपनीज जिनसे हम मिलते हैं उन्होंने इंडिकेट भी किया है कि आउटलुक बेहतर है, क्योंकि नया कोई भी कंपनी यूएस का चाइना जाना नहीं चाहता। उन्हें नहीं पता कि कौन सा टैरिफ कब चाइना पे आएगा या किस पे आएगा। तो ओवरऑल बेसिस पे इंडिया एक सेकंड कंट्री ऑप्शन बचता है, जो हमने पिछले 2 क्वार्टर्स में डील्स में भी देखा है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। तो ये स्पेस हमें बेहतर लगता है ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी काफी बड़ी आ सकती है अगर यूएस की तरफ से काफी कंपनीज ने बिजनेस करना चालू किया था। योगेश भाई, अगला जो सवाल होगा वो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं जो थोड़ा सेफर रूट लेते हैं उनके लिए मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे एनएफओज आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फंड्स आ रहे हैं जिनकी थीम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आप ज़रा बताएंगे कि अगर किसी को थेमेटिक फंड या फिर सेक्टोरल फंड्स पर अगर कोई सोच रहा हो तो आपके हिसाब से वो कौन से फंड्स हो सकते हैं, कहाँ फोकस करें? और दूसरी चीज़, अब जियो ब्लैक रॉक भी एंट्री करने के लिए तैयार है। हमने देखा कि 5 इंडेक्स फंड के लिए कंपनी को मंजूरी मिल भी गई है और रिलायंस जाना जाता है डिसरप्शन क्रिएट करने के लिए। तो इंडस्ट्री अपने आप को किस तरह से, क्या कोई स्पेशल कोई तैयारी है इस कंपटीशन को टैकल करने के लिए? देखिए, आपकी पहली बात थीमेटिक है। देखिए, थीमेटिक जो है ना, साइक्लिक होता है और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर का चॉइस होता है। बट मुझे लगता है कि जैसे कि जो थीम्स होती है, कुछ जो थीम्स है जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडिया के लिए कम से कम 10 साल के लिए ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरा जो है, कुछ जो थीम्स होती है जैसे अपना बीएफएसआई, आईटी है, या टेक्नोलॉजीज है, या कंज्यूमर है, ये सिलेक्टिवली साइक्लिकल होती है। तो ये 2-2, 3-3 साल में अपना बॉटम बनाता है, टॉप बनाता है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी नहीं होती है। बट हमने ये देखा है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंडिकेटर अपॉर्चुनिटी है, और
ग्लोबली पूरा सप्लाई चेन रीसेट हो रहा है। इसके चलते में इंडिया एक काफ़ी अहम पोजीशन रखता है, ताकि कोई भी अगर बाहर का प्लेयर अगर इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। ग्लोबली बाकी कहीं इतनी इस स्केल की पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एरोनॉटिक्स इंजीनियर अगर आपको चाहिए, एटलीस्ट 200 इंजीनियर चाहिए, तो वर्ल्ड में आज 200 इंजीनियर मिलना बहुत मुश्किल है, जो इंडिया में फिर भी पॉसिबल है। इसके लिए कई सेक्टर्स में ऐसा है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन है और जो भी डाइवर्सिटी है, चाहे केमिकल है, फार्मा है, तो उसको लेके मुझे लगता है कि ये एक सेगमेंट या थीम अच्छा रहेगा। निवेशकों को चूज करने का उनका अधिकार रहेगा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और रही बात अपने कंपटीशन का, बोलिए देखिए कंपटीशन तो हमेशा ही आता है। ये कहना मुश्किल है कि कौन डिस्टर्ब करेगा कौन नहीं करेगा, ऐसा कोई स्पेशल रणनीति नहीं भी है। क्योंकि हर कंपनी का एक बिजनेस मॉडल होता है, वो बिजनेस मॉडल नए निवेशकों को भी लेके आता है। जैसे कई लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया और उन्होंने एक अलग तरह के कस्टमर एक्वायर किए, जिससे ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सभी को फायदा हो। ये ऐसा डिस्ट्रप्शन वाला एंगल मैं इस बात से नहीं मानता हूँ कि कोई कोई किसी को डिस्टर्ब करता है। इनफैक्ट ये एक नया रास्ता दिखाता है। कोई भी नए तरीके से कोई फंड आता है या ब्रोकर आता है, वो नया रास्ता दिखाता है, जिससे कि ओवरऑल इंडस्ट्री को सभी को फायदा हुआ है, चाहे ब्रोकिंग हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, या कोई पीएमएस या एआई हो। तो जैसे डिजिटलाइजेशन का फायदा हमने सभी जगह देखा है, बैंकिंग में देखा है, सारे अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल सर्विस में देखा है। तो मुझे नहीं लगता ये सेक्टर के लिए पॉजिटिव ही रहता है। यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति ज़रूर होनी चाहिए। धन्यवाद योगेश्वर, आप हमारे साथ जुड़े मार्केट के महारथी में और आपने अपने कीमती व्यूज़ हमें बताए। और इंडिया की जो स्टोरी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन